एक बार की बात है, अब से 360 साल पहले एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने पेड़ के तने की छाल ली, जिसको क्या कहते हैं, बार्क ऑफ अ ट्री। उसने उसे ऑब्जर्व किया खुद के बनाए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में, और उसने उसमें देखा छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जिनको कह सकते हैं हम हिंदी में छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। और उसने उन्हीं कंपार्टमेंट को नाम दे दिया सेल, जो कि लग रहे थे बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे। और ये जो सेल, अच्छा आपने नोटिस किया था, केमिस्ट्री में पढ़ा था कि सभी और मैटर की, हमारे आसपास सब चीजें क्या है, मैटर है। और सभी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, एटम थी ना। मतलब सभी एटम एटम से मिल मिलके सब कुछ क्या बना, मैटर बना। ठीक उसी तरह ये जो सेल है, एक कंपार्टमेंट जिसको डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, सभी ऑर्गेनिज्म, मैं, तुम, हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटे से बड़ा, सब ऑर्गेनिज्म इसी सेल के बने हैं। तो ये सेल ही क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी सेल के बने हैं सब। और ये जो सेल है यही सारे फंक्शन करता है, सारे नेसेसरी एक्टिविटी करता है लाइफ को बनाए रखने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सिर्फ फंक्शन ही नहीं करता, ये काम ही नहीं करता, हमारा स्ट्रक्चर भी बना के तैयार करता है। हर ऑर्गेनिज्म की शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबका स्ट्रक्चर कौन बनाता है, यही सेल। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह देते हैं। और मिलाकर हमने क्या बोला इनको, कि सेल हुआ हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में ये सेल। लेकिन ये जो सेल है ये एक डेड सेल था, डेड सेल। और इस डेड सेल के बाद 9 साल बाद 1674 में आया एक ल्यूनहोक नाम का आदमी, जिसने लिविंग सेल की डिस्कवरी कर दी, जिंदा सेल की। और उसके बाद क्या हुआ, जब प्याज का छिलका देखा गया, या हम उसे कह सकते हैं ओनियन पिल को लिया गया, जिसको कहते हैं एपिडर्मिस, सबसे ऊपर की लेयर, उसको जब लिया गया और देखा कि ये जो जितने भी कंपार्टमेंट बने हुए थे उन सब के अंदर एक छोटी सी बिंदु सी कुछ दिख रही थी। ये क्या चीज है, हर सेल के अंदर मौजूद है, एक गोल गोल राउंड शेप का कुछ मौजूद है। तो उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नाम का आदमी आया 1831 में, और उसने बोला कि ये सब जो सेल के अंदर मौजूद है ना, इनका नाम है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस नाम की चीज है जो हर सेल के अंदर मौजूद है। सेल तो सारा फंक्शन करवा ही रहा था, ये न्यूक्लियस भी सेल का मास्टरमाइंड है जो सारे फंक्शन करवा रहा था। फिर उसके बाद अब पुरकिंजे आया 1839 में, और उसने क्या किया कि सब अपना अपना नाम बना रहे हैं तो मैं भी अपना नाम बनाऊंगा। और उसने क्या किया कि सेल्स के अंदर एक जो फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ था, जो कि फ्लूइड पता है ना, कहते हैं हम किसी भी गैस या लिक्विड सब्सटेंस को फ्लूइड कह देते हैं, पढ़ा ना मैटर में। तो उसने कहा कि जो सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ है, एक लिक्विड सब्सटेंस, इसको उसने नाम क्या दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। पी से पुरकिंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे ने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म। फिर उसके बाद जो ये हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, स्क्लेडन जिसका नाम था, जिसने 1838 में, और स्क्वेन ने 1839 में हमें बताया कि जो सेल है यही है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसने आगे सेल की थ्योरी दी कि सेल ही हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यही लाइफ चला रही है। फिर उसके बाद हमारा आया विर्चो 1855 में, उसने कहा, उसने भी अपना नाम बनाया। कैसे, उसने कहा कि जितने भी ये सेल है ना, ये सब मौजूद सेल किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। सभी सेल, उसने सेल थ्योरी दी कि सभी जो सेल्स जो अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनसे पहले कुछ और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे जिनसे ये वाले सेल बने। फिर उसके बाद 1940 में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की, और
डिस्कवर किया गया सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजों को, जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब ये जो सेल है हमारा, जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जब हमारे मैग्नीफाइंग लेंसेज डिस्कवर हो गए तब हमें ये पता चला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल मौजूद है। हमने ओनियन पील में देखा था ना कि उसी एक ही लेयर के अंदर कितने सारे सेल्स थे, और हम ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी के अंदर भी देखा गया कि अलग अलग कितने सारे सेल्स हैं। लेकिन क्या हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं? नहीं। मैग्नीफाइंग लेंस और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बाद जब डिस्कवरी हो गई, ये पता चला कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल मौजूद है, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म उस एक सेल का ही बना है, वो एक सेल ही उसकी पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। जैसे कि अमीबा, जिसकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, हमने पढ़ा है। तो जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी में अमीबा की तरह या पैरामीशियम की तरह की पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, और एक को बोल देते हैं यूनी। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल है। लेकिन हमें पता है, जैसे कि ओनियन था, जैसे कि ह्यूमंस हैं या और ऑर्गेनिजम्स हैं बड़े बड़े, या प्लांट्स हैं जिनकी पूरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, अलग अलग तरह के सेल्स हैं, और वो सब ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मल्टी सेल्स हैं, मैनी सेल्स हैं, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह देते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो हमारे जो सेल्स हैं, ये क्या सभी एक तरीके के सेल्स हैं? भाई जो सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर, उसकी पूरी तो बॉडी में एक ही सेल है, तो उसमें तो जो एक सेल है उसको क्या ही अलग होगा और क्या ही एक जैसा होगा, जब वो मौजूद ही एक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिनकी पूरी बॉडी में कई सारे सेल है, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, क्या ये सब एक ही तरीके के सेल है? एक जैसे दिखते हैं सब? नहीं ना, ये सेल अलग अलग दिखते हैं, इनकी शेप, साइज, इनका फंक्शन भी अलग अलग है। मतलब हमारी बॉडी में इतना सारा काम हो रहा है, फूड डाइजेशन का, किडनी कर रही है ब्लड को फिल्टर, लंग्स कुछ काम कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं। हर पार्ट के लिए, हर फंक्शन के लिए एक अलग सेल मौजूद है। हमारे ब्लड में अलग सेल है, तो हमारे किडनी के टिश्यूज के अलग सेल है, हमारे ब्रेन के सेल्स अलग हैं, सोचने समझने के। तो इतने सारे जो सेल्स है, क्या सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं, सबका बॉडी फंक्शन, सबका साइज, शेप अलग अलग होता है। All cells are not same, they have different shape, size and structure। अभी डिपेंड किस पे करेगा कि कैसी शेप, कैसा फंक्शन, क्या साइज, उनके फंक्शन पे, वो सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि उनके क्या साइज है, क्या शेप है, और क्या उनका स्ट्रक्चर है। अभी जो हमारे सेल्स होते हैं डिफरेंट काइंड बट दे हैव सेम सेल ऑर्गेनल्स, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे मैं हूं, और जो डॉग्स या अदर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, सभी सेल्स उनका हो सकता है अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शन हो, लेकिन जो सभी सेल्स हैं उनके अंदर जो सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स हैं, मतलब वो जो सेल है उसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, कुछ कंपोनेंट मौजूद हैं, कुछ अलग सब्सटेंस मौजूद हैं सेल्स के अंदर भी। तो सेल्स के अंदर के जो सब्सटेंस है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के, सभी सेल्स के क्या रहते हैं? सभी सेम सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जो कि कोई भी फंक्शन कर रहा हो, कोई भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा हो सेल, इस पे डिपेंड नहीं करता कि उस सेल का अंदर क्या मौजूद है। सभी सेल्स के अंदर सेम ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन सेल्स की बात करूं तो कुछ होते हैं मसल सेल्स, ये देखो अलग स्ट्रक्चर है, इसकी अलग शेप है, साइज है, इसका फंक्शन कुछ अलग है। ये जो ब्लड सेल्स है, ये देखो कुछ हमें गोल गोल जैसे दिख रहे हैं, ये ब्लड के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं, जैसे कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। कुछ हमारे नर्व सेल्स होते हैं जो हमारे सिग्नल्स ले जाने का काम कर रहे हैं बॉडी में,
कुछ हमारे बोन सेल्स होते हैं, हमारे हड्डियों के अंदर सेल्स, कुछ हमारे ओवम होते हैं, स्पर्म होते हैं, कुछ फैट सेल होते हैं, हमारी बॉडी में फैट जमा होता है ना, तो उस फैट्स के भी कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, देखो सबकी शेप, साइज, इनका फंक्शन भी अलग है, लेकिन सभी सेल्स में, एक ही इंसान के अंदर इतने अलग अलग तरीके के सेल्स हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी तरीके का सेल हो, अलग अलग तरीके के पाए जा रहे हैं, लेकिन उन सभी सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो सेम होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब सेल्स के अंदर के कुछ कंपोनेंट जो कुछ अलग फंक्शन कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था ना अभी, किसी भी ह्यूमंस के अंदर अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स मौजूद है, तो इसी तरह सेल्स के अंदर भी कुछ अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं। जैसे कोई नया मटेरियल बनना या कुछ वेस्ट है तो उसको बाहर निकालना, इन सब सेल के अंदर के अलग अलग फंक्शन के लिए भी सेल के अंदर अलग अलग कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स। उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म में सेल है, और हर सेल के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। और उसके अलावा हमने बताया कि हर सेल के अंदर बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं सेल के, जो कि अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया सेल ऑर्गेनल्स। उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो जितने भी ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, जो चाहे न्यूक्लियस हो या और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हो, ये सब एक लेयर के अंदर बंद हैं, और उस लेयर को, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसके बाहर की, जिसने सारे मेटल को अंदर बंद करके रखा है, इसी आउटर मोस्ट लेयर को, इसी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल ऑर्गेनल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और ये होती है हमारी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग, जो कि सेपरेट करके रखती है जो सेल के अंदर की कंटेंट है उसको किससे, उसके बाहर के एनवायरनमेंट से। बीच में एक लेयर की तरह बन जाती है अंदर और बाहर के कंटेंट के। उसके अलावा ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ मटेरियल को अंदर आने देती है जिसकी सेल को नीड है, और कुछ मटेरियल को बाहर जाने देती है जो कि सेल के लिए वेस्ट है, जो कि सेल को नहीं चाहिए, सेल को उसकी नीड नहीं है। तो ये जो अंदर के मटेरियल को अंदर आने देना जिसकी नीड है, बाहर के मटेरियल को, और अंदर का मटेरियल जिसकी नीड नहीं उसको बाहर जाने देना, ये काम करती है कौन, हमारी सेल मेम्ब्रेन। और ये सेलेक्ट करती है, परमिशन देती है, अलाउ करती है चीजों को अंदर और बाहर जाने के लिए। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि किसकी बनी है, हमारी जो वो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी है प्रोटीन की और लिपिड्स की। ये लिपिड्स क्या होते हैं हमारे, ये फैट और ऑयल के कुछ सब्सटेंस होते हैं। तो इन्हीं प्रोटीन और लिपिड की हमारी बनी है क्या, सेल मेम्ब्रेन। इसी के थ्रू, जैसे कि हमने सबने पढ़ा है ना बचपन से, कि हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी इनहेल एक्सहेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 हम लेते और छोड़ते हैं, ये CO2 और ये ऑक्सीजन हमने ली, हर एक सेल तक जाती है पूरी बॉडी के, और पूरी बॉडी के हर एक सेल वेस्ट बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट वो बाहर निकालते हैं, जिसे हम शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। तो ये जो CO2 और O2 है गैस, ये हर एक सेल की इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाती है कि एक प्रोसेस के जरिए, जिस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन है ना, ये प्रोसेस समझने से पहले ये जान लो कि ये सिर्फ सेल में ही नहीं, बहुत जगह हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह काम आता है, हर कई चीजों में ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो अच्छे से दिमाग में डाल लेना इस प्रोसेस को, और याद रखना कि डिफ्यूजन होता क्या है। देखो, जैसे सेल ने अपनी एक्टिविटी करी, फंक्शन एक्टिविटी, तो अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई अंदर, लेकिन उसके आसपास बहुत कम है, 2-4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है, और इसको इंग्लिश में बोल देते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर CO2 की मात्रा कम है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है, लो है। तो ये जो हमारा गैस होती है, ये हमेशा जो हाई कंसंट्रेशन होती है उससे जाती है लो कंसंट्रेशन की तरफ, या ऐसे और भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमेशा मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जो अंदर जो CO2 है वो ज्यादा हो गई, तो ये बाहर CO2 कम है, ये तुरंत क्या करेगी, बाहर आने लगेगी, बाहर आने लगेगी, बाहर आने लगेगी।
क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा बाहर कम, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी, और इसी प्रोसेस को हाई टू लो मूव करने को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसी तरह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गई हमारी अंदर से बाहर, तो अंदर हमारे सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन बाहर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, और अंदर सेल की ऑक्सीजन कम है, तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी बाहर से, और यही हमारी क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 एंड O2, मूवमेंट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये जो हमारा डिफ्यूजन है, इसके अलावा एक प्रोसेस और हमें देखने को मिलता है कि तो गैसेस का था मूवमेंट, इसके अलावा जब वाटर कम कंसंट्रेशन होती है कहीं, और वहां पे उसके अलावा किसी एक लेयर में, जैसे कि मैं देखूं, जैसे मान लो ये कोई एक लेयर है, इसके एक तरफ तो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ मॉलिक्यूल उसके बहुत कम है, 2-4 ही है, तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा पानी की मतलब हाई कंसंट्रेशन, कम मात्रा पानी की यानी कि लो कंसंट्रेशन, तो वाटर क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा वाटर भी, इन्हीं गैसेस की तरह। तो इसी मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, इसी को हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस के अंदर हमारे 3 टाइप हमें देखने को मिलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इसके अलावा आइसोटोनिक, ये 3 टाइप हमें ऑस्मोसिस की देखने को मिलेगी अगली स्लाइड में। अभी जो ऑस्मोसिस हमने देखा, जो कि है वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना, ये एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, क्योंकि डिफ्यूजन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कोई भी सब्सटेंस इस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, लेकिन जब स्पेशल वाटर की बात की जाए तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। तो इसमें 3 तरह की सिचुएशन बनती है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी। जैसे कि ये कोई एक सेल है, अगर इसके अंदर जो मटेरियल है वो ज्यादा हो जाए काफी, और इसके आसपास कम हो जाए, थोड़े ही रह जाए, ठीक है। और एक सिचुएशन ये बनती है कि ये एक सेल है, इसके अंदर जो मटेरियल है उनकी कंसंट्रेशन बाहर वालों की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और एक कंडीशन और बनती है कि ये एक सेल है और इसके बाहर आसपास के जो सेल है हमारे कंपोनेंट है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। एक सेल के अंदर हो गए कुछ कम और इसके आसपास बहुत ज्यादा हो जाए वाटर। तो ये 3 तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो देखो, जैसे कि हमने देखा कि वाटर जो है मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये जो हमारा सेल है जिसमें अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है वाटर की, और बाहर की तरफ कम है, तो क्या होगा, इसमें वाटर मूव करेगा अंदर से बाहर की तरफ, मूव करेगा अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर वाटर के अंदर से जो सेल के अंदर से जो वाटर है वो बाहर चला गया, तो सेल का जो एक साइज था वो उतना रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर अंदर से कहां चला गया, बाहर चला गया। तो अब सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस केस में जब सेल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंदर का वाटर बाहर आ जाता है, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को, क्योंकि इसमें जो है सराउंडिंग हैज लो वाटर कंसंट्रेशन, और जो सेल है वो क्या कर देता है, वाटर को लूज करके श्रिंक हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जो वाटर है वो अंदर भी उतना ही है और बाहर भी उतना ही है, दोनों में बराबर है। तो वाटर इसमें अंदर भी आएगा बाहर भी जाएगा, ठीक, अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा, बाहर भी जाएगा और अंदर भी आएगा, लेकिन बराबर अंदर जाएगा और बराबर ही
बाहर आएगा, जिस वजह से जो अल्टीमेट रिजल्ट निकला वो क्या निकला कि ना इसने वाटर को लूज करा ना वाटर को गेन करा। तो इसमें इसका सेम क्या रहता है, सेल का साइज सेम रहता है। और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि आइसो का जो वर्ड है ये आइसो, इसका मतलब ही क्या होता है, सेम। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब उसके बाद हमारी जो तीसरी सिचुएशन है उसमें क्या है, बाहर कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो इस केस में क्या होगा, हाई टू लो जब मूव करेगा तो बाहर से अंदर चला जाएगा पानी। उस केस में क्या होगा, जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में जब सेल का साइज बढ़ जाता है, स्वेल हो जाता है, जब कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा और अंदर कम है और अंदर बाहर से अंदर जाएगा वाटर, इसको हम क्या कह देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें सेल क्या हो गया, फूल गया। और इसमें देखो हम कह देते हैं गुस्सा आ गया, हाइपर हो गया। तो इस केस में याद रखने के लिए बता दूं कि सेल जो है हाइपर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका पानी उसके अंदर से बाहर चला गया, इसलिए उसे गुस्सा आ गया, इसलिए वो क्या हो गया, सुकड़ गया, मुंह फुला लिया उसने। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें तीनों में ही जो एक कॉमन चीज है वो हमने क्या देखी कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं इन बोथ डायरेक्शन। वो अंदर से बाहर भी जा रहे हैं और बाहर से अंदर भी आ रहे हैं। लेकिन जो नेट रिजल्ट निकलता है, अल्टीमेट आउटकम जो निकलता है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। जैसे कि मैंने बताया था कि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो वाटर बाहर अंदर से बाहर आ रहा है, लेकिन बाहर से अंदर भी जा रहा है। लेकिन जो बाहर से अंदर जा रहा है ना, वो कम जा रहा है, वो थोड़ा कम जा रहा है, जिस वजह से जो अल्टीमेट आउटकम निकला वो क्या निकला कि पानी अंदर से बाहर चला गया और सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। क्योंकि अंदर से बाहर ज्यादा आ रहा है और बाहर से अंदर कम जा रहा है, जिस वजह से अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला कि सेल श्रिंक हो गया। जैसे मान लो बाहर आया 10 लीटर पानी और अंदर गया मान लो 5 लीटर पानी, तो अल्टीमेट क्या रिजल्ट निकला कि सेल के अंदर का 5 लीटर पानी बाहर आ गया, जिस वजह से सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। और इस सिचुएशन को हमने क्या कह दिया, हाइपरटोनिक। और इसमें तो हमने देखा कि बाहर से अंदर भी जा रहा है, अंदर से बाहर भी जा रहा है, और दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है, इसीलिए रिजल्ट क्या निकला, नो रिजल्ट, सेम साइज रहा, तो आइसोटोनिक। और इसमें हमने देखा कि अंदर बाहर से अंदर ज्यादा जा रहा है और अंदर से बाहर भी आ रहा है, लेकिन कम आ रहा है। अंदर से बाहर भी जो वाटर आ रहा है वो कम आ रहा है, लेकिन बाहर से अंदर ज्यादा आ रहा है। जिस वजह से अल्टीमेट आउटकम क्या निकलेगा कि सेल के अंदर पानी भर जाएगा और सेल क्या कर जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जिसको हमने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये है हमारी 3 टाइप्स या 3 केसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हमने देखा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके अंदर बाहर वाटर चला जाता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, जिसको ऑस्मोसिस कह देते हैं। उसकी 3 सिचुएशन हमने देख ली। अब इसके अलावा जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से फूड को अपने अंदर ले लेता है, जिसको हम कहते हैं फूड को एनगल्फ करना। और ये जो प्रोसेस होता है हमारा, जिसमें सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अपने फूड को एनगल्फ कर लेता है, मतलब अंदर ले लेता है किसी भी सब्सटेंस को। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्योंकि ईएन मतलब अंदर, तो एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर जाना फूड सब्सटेंस या कोई और सब्सटेंस उसके एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एंडोसाइटोसिस। फिर उसके अलावा जो हमारा अमीबा है ये भी इसी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस को यूज करता है अपने आसपास के एनवायरमेंट में से फूड को अंदर लेना, जो कि हमारा कैसा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर आगे जो हमने देखा कि हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हर सेल में हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं उसे। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये हर ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो है, साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग वॉल भी मौजूद है उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर। जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ एक प्लांट सेल, जिसमें रेड कलर से आप देख रहे हो, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। इसके बाहर एक प्रोटेक्टिंग लेयर एक और मौजूद रहती है, एक प्रोटेक्टिंग वॉल रहती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, सेल वॉल कह देते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर जो एनिमल सेल है, हम भी एनिमल्स में आते हैं, इन सब में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट्स को चाहिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, क्योंकि वो मूवमेंट तो करते नहीं, एक ही जगह रहते हैं, तो उन्हें चाहिए रिजिडिटी, मजबूती चाहिए, जिस वजह से उनके सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर रहती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अभी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी बनी होती है सेलुलोज की,
जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक उसी तरह हमारा एक सब्सटेंस होता है सेलुलोज। काफी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है हमारा, ये एक जटिल सब्सटेंस है, मजबूत है सेलुलोज। इसी सेलुलोज को हमारा क्या बनी होती है, हमारी सेल वॉल बननी होती है, जिससे हमारे प्लांट्स को क्या मिल जाती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिल जाती है, मजबूती मिल जाती है उनकी बनावट को। और जो हमारे लिविंग प्लांट सेल्स होते हैं, जब ये अपने सेल के अंदर से क्या करते हैं, वाटर को बाहर छोड़ देते हैं, लूज कर देते हैं, और इनका सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोलिसिस। इसमें क्या होता है, हमारे प्लाज्मोलिसिस में जो हमारा लिविंग प्लांट सेल है ये लूज करते हैं वाटर और श्रिंक हो जाते हैं, जिस वजह से जो हमारे सेल के कंटेंट्स है ना, मतलब सेल के अंदर के और सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस वगैरह या और अदर मटेरियल जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो सब सेल मेम्ब्रेन से दूर जाने लगते हैं। दूर मतलब अंदर की तरफ, क्योंकि अगर बाहर की तरफ जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, उसके पास जाएंगे। लेकिन सेल मेम्ब्रेन से अवे जाने, सेल वॉल से अवे जाने का क्या मतलब है कि सेल वॉल से दूर जाने का मतलब है अंदर की तरफ जाने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब वो वाटर को लूज करेंगे तो सिकुड़ेंगे, श्रिंक करेंगे, और श्रिंक करने का मतलब क्या है, उनका साइज छोटा होना। साइज छोटा कब होगा, जब सारे सेल ऑर्गेनल्स अंदर की तरफ बेचने शुरू हो जाएंगे, अंदर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, जिसे हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोलिसिस कह देते हैं हम इस प्रोसेस को। अब इसके अलावा एक नॉर्मल सी बात है समझने वाली, कि कभी कभी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो सेल है हमारा, वो अपने आसपास के एरिया से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये तो क्या किया, उसने वाटर को लूज किया तो सेल श्रिंक हो गया। लेकिन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, उसके जरिए जब वाटर उसके सराउंडिंग से, सेल के सराउंडिंग से वाटर सेल के अंदर की तरफ आता है, तो सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा। लूज करने पर श्रिंक कर रहा है, लेकिन जब वो गेन करेगा वाटर तो क्या होगा, सेल जो है स्वेल करेगा, यानी कि सूजेगा, साइज बढ़ जाएगा, गेन करेगा। तो उस केस में क्या होता है, वो सेल फट ना जाए, तो प्रोटेक्शन, वो रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है उस सेल को, सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। जब भी सेल फूलने की कोशिश करता है एक्स्ट्रा गेन की वजह से, तो इस सेल उस मटेरियल को अंदर दबा के रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, जिससे सेल हमारा प्लांट्स का बस्ट ना कर जाए, फट ना जाए। तो ये हमारा सेल वॉल के बारे में, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। अब इसके आगे हमारे कुछ और सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जो कि हमारा न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, या उसके आगे साइटोप्लाज्म के अंदर ऑल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह या लाइसोसोम। ये सब हमारे पढ़ेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।